गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे अणुसंख्य गुणधर्म, और अणुसंख्य गुणधर्मों में अपन ने पढ़ा था जो अपनी क्वथनांक में उन्नयन है वो प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ लिया था। क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, और वो जो न्यूमेरिकल है वो एक तो मैंने आपको करवा दिया था, एक मैंने आपको दिया था, तो मैं उस न्यूमेरिकल को आपको बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए न्यूमेरिकल ये था कि बेंजीन का वाष्प दाब, बेंजीन का क्वथनांक बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। यदि इसमें (1.80) ग्राम अवाष्पशील विलेय प्रति 90 ग्राम बेंजीन यदि 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय प्रति 90 ग्राम बेंजीन मिला दिया जाए तो बेंजीन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो यदि Kb का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो। क्वेश्चन पूरा दिखना ना स्टूडेंट्स, देख लेता हूँ मैं एक बार। बड़ी समस्या रहती है तो हमारे इसकी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे देखते हैं इसको, अपन हल करते हैं अपन इसका। देखिए दिया क्या गया है, दिया गया है क्या क्या दिया गया है अपन को। WB दिया गया है, कितना है 1.80 ग्राम। अपन को WA दिया गया है, कितना है 90 ग्राम। और अपन को क्या दिया गया है इसमें, देखिए ये दिया गया है Kb।
के बी दिया गया है ना, तो के बी लिख सकते हैं अपन, के बी बराबर 2.53 केल्विन। ठीक है। अब जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला आपका ये है, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्लियर है। और हमको निकालना इसमें ये है, तो हम इसको यहाँ लाएं, तो एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पास में क्या क्या कैलकुलेट करना है अपन को। एक तो अपन को करना है एक्चुअल में तो एम बी, अपन क्या करना है, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, एम बी। और अब हम यहाँ पर डेल्टा टी बी नहीं है, तो डेल्टा टी बी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा टी बी बराबर होता है टी बी माइनस टी बी नोट। तो देख लीजिए टी बी कितना है, टी बी क्या है आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं। टी बी क्या होता है, विलयन का क्वथनांक। विलयन का कितना है आपका 354.11 केल्विन। और टी बी नोट जो शुद्ध विलायक का था आपका, वो कितना है 353.23 केल्विन। तो यहाँ रख लेंगे इस वैल्यू को, 354.11 माइनस 353.23। तो आपकी डेल्टा टी बी का जो वैल्यू है वो निकल के आ रहा है, डेल्टा टी बी आ रहा है आपका 0.88 केल्विन। ये आपका डेल्टा टी बी आ गया। ठीक है। थोड़ा जगह देख लेता हूँ मैं कितना क्या आपके आएगी ये। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख सकते हैं इन वैल्यू को। देखिए रखिए कैसे रखोगे। देखो एम बी कैलकुलेट करना है आपको, उसके लिए के बी आपको कितना दिया गया है 2.53 इंटू डब्ल्यू बी कितना दिया गया है आपको 1.80 इंटू 1000 बाय नीचे क्या आएगा आपका डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी कितना है 0.88 इंटू, अब क्या बचा डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए आपको कितना गिवन है 90 ग्राम। ठीक है। तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास में आंसर निकल के आता है, आंसर आएगा आपका एम बी जो है उसकी वैल्यू निकल के आ रही है आपके 58 ग्राम। कितनी निकल के आएगी 58 ग्राम। (58 ग्राम पर मोल। आगे की बात समझ में। तो आप इसका मैं वापस समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है, यानी शुद्ध विलायक का दे रखा है। फिर इसमें हमने वाष्पशील अशुद्धि मिला दी, कितने में 90 ग्राम में, यानी कि शुद्ध विलायक का द्रव्यमान कितना है 90 ग्राम है। एक तरह से मोललता हो गई। अब इसमें क्या किया हमने, जब 90 ग्राम में इतना अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो क्वथनांक बढ़कर इतना हो गया, यानी क्वथनांक में उन्नयन इतना हुआ। क्लियर है चीज़। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, ये जो हमने 1.80 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ मिलाया था, इसका आणविक द्रव्यमान कितना है, ये चीज़ अपन ज्ञात करनी है। तो मैंने कल फॉर्मूला बताया था आपको, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए।
तो हमको एम बी ज्ञात करना, तो एम बी को इधर ले आए, तो एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डेल्टा टी बी, ये इधर आ गया, ये डेल्टा टी बी कहाँ चले गया, यहाँ चले गया, इंटू डब्ल्यू ए। अब दे क्या रखा है, डब्ल्यू बी दे रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है, के बी दे रखा है, एम बी अपन को ज्ञात करना है, डेल्टा टी बी हमारे पास नहीं था। तो डेल्टा टी बी को हम कैसे ज्ञात करते हैं, डेल्टा टी बी बराबर होता है, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन यदि हमको निकालना है तो हम निकालते हैं क्वथनांक में उन्नयन को कि शुद्ध विलायक जो है उसका जो क्वथनांक था उसको हम घटा देते हैं किसमें से, विलयन के क्वथनांक में से। तो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक आपका कितना है, शुद्ध विलायक का ये है 353.23 और विलयन का कितना है 354.11। तो हमने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया, यानी डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी बी नोट, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। जब ये आ गई वैल्यू कितने आए 0.88 केल्विन, अब इसको अपन ने कहाँ रख दिया, डेल्टा टी बी की जगह, और डब्ल्यू ए अपन को कितना दे रखा है 90 ग्राम दे रखा है। तो इस तरह अपना आंसर आता है एम बी बराबर 58 ग्राम मोल, यानी प्रति मोल कितना ग्राम है, वो 58 ग्राम है। क्लियर है बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये जो है इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, एम बी आपका आया है 58 ग्राम पर मोल, ये आपका आंसर आया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा ज़्यादा ही तो, एम बी बराबर आया 58 ग्राम पर मोल। ओके, अब मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ। देखिए, अब अपन पढ़ेंगे न्यू हेडिंग है, अगली अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ेंगे। अगला अणुसंख्या गुणधर्म है हिमांक में अवनमन। lowering in freezing point, और इसका एक केमिकल नेम भी है, वो है क्रायोस्कोपी। ये भी आप लोग ध्यान रखना, इसका एक केमिकल नेम भी है क्रायोस्कोपी। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। पहले तो अपन को समझना पड़ेगा हिमांक क्या होता है। तो हिमांक होता है जैसे कोई द्रव है अपने पास में, तो इस द्रव का जो आंतरिक वाष्प दाब है, इसका आप बोल सकते हो वाष्प दाब, इसका जो वाष्प दाब है द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाए उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर। समझ गए क्या आप? कोई भी जो द्रव है उस द्रव का यदि वाष्प दाब बराबर हो जाता है किसके, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर, तो वो द्रव जो है वो क्या होता है, जमने लग जाता है, यानी हिमीकृत होने लग जाता है।
ठोस अवस्था में बदलने लगता है और यही क्या कहलाता है उसका हिमांक बिंदु। क्या कहलाता है उसका हिमांक बिंदु। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो चीज़ है ये एक गतिक साम्य है द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के मध्य। यानी जब हिमांक बिंदु हम प्राप्त करते हैं तो पदार्थ जो है वो गतिक साम्य में रहता है, ठोस द्रव गतिक साम्य में। क्लियर है ये चीज़? मैं इसको आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, जब किसी निश्चित तापमान पर द्रव पदार्थ का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान हो जाए अर्थात द्रव ठोस गतिक साम्य में स्थापित हो जाए तो द्रव जमने लगता है तथा यही तापमान बिंदु उसका हिमांक बिंदु कहलाता है। देख लीजिए, आप मैंने हिमांक की परिभाषा लिखी है आपको यहाँ पर। देखिए, जब किसी निश्चित तापमान पर द्रव पदार्थ का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान हो जाए अर्थात द्रव ठोस गतिक साम्य में स्थापित हो जाए तो द्रव जमने लगता है। कहा था मैंने आप लोगों को, द्रव जो है वो क्या ठोस में बदलने लग जाएगा, ठोस में बदल जाएगा तथा यही तापमान बिंदु उसका क्या कहलाता है, हिमांक बिंदु कहलाता है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना था, हिमांक बिंदु समझना था, वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब अपन देखते हैं इसमें हिमांक में अवनमन। देखो, अवनमन का मतलब होता है कमी, अवनमन का मतलब होता है कमी, यानी हिमांक में जो है कमी कैसे आती है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, जैसे अपने पास में कोई द्रव है, ये इस स्थिति से जब इस स्थिति में यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ आकर क्या हो गया, ये
जम गया, यानी ये इसका क्या हो गया, हिमांक बिंदु, एक तरह से हिमांक बिंदु हो गया। ठीक है, अब देखिए, यानी वाष्प दाब जो है उसको हमको कितना करना पड़ा, इतना कम करना पड़ा, तब जाके ये क्या हुआ, जमा। तापमान क्या करेंगे हम, कम करेंगे, तापमान कम करेंगे तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन हमको क्या करना है, जैसे हमने क्या किया, इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया, तो अवाष्पशील विलेय मिलाया तो वाष्प दाब तो और घट जाएगा, वाष्प दाब तो क्या होगा, और घटेगा, क्योंकि बनने वाली वाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जहाँ हमको हिमांक बिंदु यहाँ मिल रहा था, अब हमको हिमांक बिंदु कहाँ मिल जाएगा, यहीं पर मिल जाएगा। हिमांक बिंदु जो है आपको यहीं मिल जाएगा, यानी आपको कम तापमान देना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, ये ही क्या है आपका, हिमांक में अवनमन। समझ में आ रही बात। पहले जैसे हमको ये जो हिमांक बिंदु है ये मिला हमको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन जब हमने इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो वाष्प तो वैसे ही कम हो गई, यानी कि और भी कम तापमान पर हमको क्या मिल जाएगा, हिमांक बिंदु मिल जाएगा। तो जैसे ये कितने पे मिल गया अपन को, 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि हमको कम ही तापमान देना पड़ेगा, इतना तापमान देने की ज़रूरत नहीं है। आ गई ये बात समझ में। जल्दी हमें क्या मिल जाएगा, हिमांक बिंदु मिल जाएगा, क्योंकि बनने वाली वाष्प की मात्रा क्या हो गई, अपने आप ही कम हो गई। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया। तो मैं इसको आपको डेफिनेशन के थ्रू और बता देता हूँ। जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील अशुद्धि को मिला दिया जाता है तो अवाष्पशील अशुद्धि के कण शुद्ध विलायक के कणों को सतह से विस्थापित कर देते हैं, जिसके कारण बनने वाली वाष्प की मात्रा में कमी आ जाती है। अतः हिमांक बिंदु आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। आई क्या बात समझ में।
मतलब क्या है कि जब शुद्ध विलायक जो है उसमें अपन क्या करेंगे, यदि किसी शुद्ध विलायक में अपन अवाष्पशील अशुद्धि मिला देंगे तो अवाष्पशील अशुद्धि कण क्या करेंगे, शुद्ध विलायक के कणों को सतह से विस्थापित कर देंगे। अब उनको सतह से विस्थापित कर दिया तो बनने वाली वाष्प की मात्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और वाष्प की मात्रा में कमी आई तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमको हिमांक करने के लिए वाष्प दाब कम चाहिए, हमको क्वथन नहीं करना उसको, क्योंकि उबालने के लिए क्या करना होता है, जो वाष्प दाब है वो ज़्यादा चाहिए होता है। यहाँ तो क्या करना है अपन को, कम करना है। तो कम करना है तो यदि अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो वो तो वैसे उसको कम करेगा, यानी जितना ज़्यादा आप अवाष्पशील विलेय मिलाओगे उतना ही क्या होगा, हिमांक बिंदु जल्दी अपन को मिलेगा। तो वाष्प की मात्रा में कमी से क्या हो जाता है, बनने वाली वाष्प की मात्रा में कमी आ जाती है, अतः हिमांक बिंदु आसानी से मिलता है। क्यों, क्योंकि वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए मैं इसको आपको ग्राफ के थ्रू और इसको फॉर्मूला जो है इसका मैथमेटिकल वो आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ हमने क्या लिया, तापमान किसमें, केल्विन में। यहाँ हमने क्या लिया, वाष्प दाब। यहाँ के ले लिया अपन ने वाष्प दाब। अब देखिए जैसे स्थिति ये है कि ये जो वाष्प दाब है ये अपन ने नेट यहाँ पर फिक्स कर दिया कि भाई 1 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पर, शुद्ध विलायक जो है उसका वाष्प दाब हमको इतने तापमान पर मिला था कि वो क्या हो सके, ठोस अवस्था में बदल सके। तो ये हो गया आपका TF नोट। ये क्या हो गया आपका TF नोट। T स्टैंड फॉर टेम्परेचर एंड F फॉर फ्रीजिंग यानी हिमांक। अब क्या हुआ, हमको क्या करना है, हमने इसमें क्या कर दिया, अवाष्पशील अशुद्धि मिला दी। अब अवाष्पशील अशुद्धि मिला दी तो हमको इतना तापमान देने की ज़रूरत है ही नहीं, कम तापमान पर ही क्या हो जाएगा, उसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पर इतने तापमान पर ही वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया यानी जम गया। तो ये हो गया आपका TF। तो ये किसका है, ये है आपका शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का हिमांक। और ये किसका है आपका, विलयन का हिमांक। विलयन का हिमांक। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, ये तो आपका क्या हो गया, शुद्ध विलायक, और ये क्या हो गया आपका, ये तो आपका क्या हो गया, शुद्ध विलायक। और ये जो है ये आपका क्या हो गया, विलयन का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, ये तो क्या हो गया, विलयन, ये तो क्या होगा, विलयन, और ये क्या हो गया आपका, विलायक। क्लियर है चीज़। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, ये हो गया आपका डेल्टा TF। क्लियर है। तो क्या होगा, ये तो क्या है, ज़्यादा है मात्रा, ये देखिए यहाँ पे इसकी मात्रा तो क्या है, यहाँ तक है, और इसकी मात्रा कहाँ है, यहाँ तक है। तो
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ इक्वल टू, ज़्यादा कौन है, टी एफ नोट माइनस टी एफ। फॉर्मूला क्या आ गया आपका, डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नोट माइनस टी एफ। ये क्या है, डेल्टा टी एफ क्या है आपके, डेल्टा टी एफ आपका क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। टी एफ नोट क्या है, शुद्ध विलय का हिमांक, और टी एफ क्या है आपका, विलयन का हिमांक। आगे बेटा बात समझ में, डेल्टा टी एफ यदि हमको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, टी एफ नोट माइनस टी एफ कर देंगे। टी एफ नोट क्या है, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कमी हो रही है तो विलयन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ज़्यादा में से क्या करेंगे, कम को हम घटा देंगे। क्लियर है चीज़, तो हमको क्या मिल जाएगा, अंतर मिल जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा और आगे इसको मैं बढ़ाता हूँ। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें अशुद्धि यानी कि अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हिमांक में अवनमन होता है। इसका मतलब ये है कि ये भी कहीं ना कहीं विलय के कणों की संख्या या विलय के द्रव्यमान पे क्या है, निर्भर है। और विलय के द्रव्यमान पे कोई चीज़ निर्भर रहती है, इसका मतलब वो किस पे निर्भर है, मोललता पे। किस पे निर्भर है, मोललता पे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललता। आ गई बात समझ में। और इसको हटाएंगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। आगे बात समझ में। अब हम इसको m को जो है एक्सटेंड करते हैं। m को क्या कैसे करोगे आप एक्सटेंड, m बराबर क्या है, m बराबर है डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यही करते हैं ना अपन, बस हो गया काम। इस वैल्यू को कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख देते हैं साहब। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू क्या है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय नीचे क्या है, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्लियर है। वेरिएबल्स आपको पता है, वेरिएबल्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए के एफ क्या है आपका, के एफ आपका हिमांक अवनमन स्थिरांक, या इसको बोल सकते हैं क्रायोस्कोपी स्थिरांक। डब्ल्यू बी क्या है, विलय या
वाष्पशील घटक का भार mb क्या है, अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान WA क्या है आपका, WA है विलायक का भार। ठीक है बेटा, फटाफट आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन इस मैटर को थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो मेरे हिसाब से हिमांक में अवनमन या क्रायोस्कोपी आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया हो बेटा। आज अपना इतना ही करवाएंगे। थैंक यू। नोट्स बनाते रहिए आप लोग और आगे बढ़ाते रहिए मैटर को ताकि आपका ये काम में आ सके समय। धन्यवाद।